पीओके को ले लेंगे। तो पीओके को कैसे लेंगे आप? बिकॉज़ आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है और उस कैपेबिलिटी के लिए पैसा चाहिए। इफ यू वांट पीस यू हैव टू इन्वेस्ट इन वॉर। जिस तरीके से चाइना अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है और जिस स्पीड से कर रहा है, भारत को भी एक अपनी जो स्पीड उसके लिए उसको बढ़ानी है। और इसीलिए स्पीड, अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप रोड्स भी कंस्ट्रक्ट करने हैं, आपको टनल्स भी आपने कंस्ट्रक्ट करने हैं, हेलीपैड्स बनाने हैं आपने। आपने अपने एयरफील्ड्स को अपग्रेड करना है, नई एयरफील्ड्स बनेंगी। तो ये सब आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि आपने पूरे बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट कर रखी है। आपकी फोर्सेस, हवाई जहाज आपके फ्लाइंग यू कर रहे हैं, उनको एक यू फ्लाइंग आवर्स अपने पूरे करने, ऑपरेशनल फ्लाइंग हो रही है और आपके कॉन्वॉय की मूवमेंट्स हो रही है। आपके जो हाई ऑल्टीट्यूड में आपने 50,000 से ज्यादा अपने ट्रूप्स को मेंटेन करना है। आप जानते हैं एक दिन का कितना खर्चा है इसको, वहां पे ट्रूप्स को मेंटेन करने करोड़ों में जाता है। जब आपके पास इतने मेजर एक्सपेंडिचर्स आपके पास होने पर आपके पास पैसा नहीं है, आपने उसको बजट नहीं किया हुआ, इसका मतलब कि आपका मॉडर्नाइजेशन प्लान आपने नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड अपना कर दिया कि इस साल हम इतना ही खरीद सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं खरीद सकते। तो पाकिस्तान ने अपना बजट 17% बढ़ाया है। चाइना ने अपना डिफेंस बजट 17.5% बढ़ाया है। और आपका जो आपको मैंने अभी आंकड़े दिए हैं, आपका बजट तो आपका माइनस में गया है। दुश्मन आपसे डरेगा नहीं बिल्कुल जब आप डिफेंस पे पैसा नहीं खर्च करेंगे। और अगर वो डरेगा नहीं तो वो आपके ऊपर हमला करेगा। और अगर आपके ऊपर हमला करेगा, द कॉस्ट ऑफ डेटरेंस इज मच लेस देन द कॉस्ट ऑफ वॉर। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट बोली। उन्होंने बोला कि इस 40 साल में मेरे को 40 एलसीए नहीं मिले। अब समय आ गया है कि इस वेलफेयर में जितना हो चुका है 10 साल में हो चुका है, अब अगले एटलीस्ट 10 साल में डिफेंस की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। बजट से सबको उम्मीद होती है, हर कोई देखता है कि मुझे क्या मिला, और आम आदमी को इस बार काफी कुछ मिला। आज हम ये देखने और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी देश की रक्षा करने वाली सेनाओं को क्या मिला। इसके लिए आज हमारे साथ मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर सर, एयर कमांडर एसपी सिंह सर और महेश दत्त सर, ये तीनों हमारे साथ में हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपके बिजी शेड्यूल में से समय दिया और इस इम्पोर्टेंट चर्चा में भाग लेने के लिए राजी हुए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, बजट में कहा गया कि 9.52% का इंक्रीज है, जो कि पिछली बार 6.22 लाख करोड़ था और इस बार 6.81 लाख करोड़ है। बट क्या ये वाकई में वैसा है जैसा दिख रहा है? डिफेंस बजट को अगर समझना हो तो इसके 4 पार्ट्स होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, पेंशन बजट और सिविल बजट। पर इस बजट का जो सबसे बड़ा हिस्सा जाता है वो जाता है पेंशन बजट में 45%। और जो कैपिटल बजट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसमें लेस देन 30% जाता है। करंटली अगर हम देखें तो हमारा डिफेंस बजट 1.9% के आसपास है हमारी जीडीपी का। तो क्या वाकई में इस बजट के साथ में हम हमारी आर्मी के या हमारे डिफेंस फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन की तरफ जो हम सोच रहे हैं, क्या वो वाकई में हम अचीव कर सकते हैं? राजन सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा इस क्वेश्चन के साथ। देखिए, पहले तो हमारे फिगर्स हमको क्लियर होने चाहिए कि आपने बजट 2 पार्ट्स में आता है। एक बी स्टेज में आता है, बजटरी एस्टिमेट, और एक रिवाइज एस्टिमेट स्टेज आता है। वो साल ही में होता है, सेम फाइनेंशियल ईयर में। वो तकरीबन 5 या 6 महीने बाद आता है, जब एक्चुअली आपको पता चल जाता है कि आप इसमें कितना पैसा अपना आपको इसको मिलेगा और खर्च कर सकते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आप बेंचमार्क आपने जो 6.22 लाख करोड़ का आपने रखा है, आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा। वो आपका बेंचमार्क है 6.41 लाख करोड़।
तो 6.41 को अगर 6.8 के साथ या 6.81 आपको जो मिला है, तो उसमें जो इंक्रीज हो रहा है वो है 6%। और अगर जो इन्फ्लेशन है, जो आज की इन्फ्लेशन है और पिछले साल की इन्फ्लेशन, अगर आप वो गवर्नमेंट की फिगर्स में आपको दे रहा हूँ, इन्फ्लेशन इज 5%। तो इसका मतलब है टेक्निकली स्पीकिंग द बजट हैज इंक्रीज बाय ओनली 1%। और अगर मैं इसमें रुपी किया, इसको रुपी वैल्यू भी लूं, जो 2024 में 82.64 थी टू अ डॉलर, और जो 2021 में फरवरी के महीने में 86.65, अभी जो रुपये की वैल्यू है वो 87 को एक्चुअली पार कर गई। राइट। तो रुपये की जो ये वैल्यू का डिफरेंशियल है, दिस इज 4.8%। तो अगर मैं 5% और 4.8 को अगर मैं मिलाऊं, तो आप खुद ही अपने आप जो यू समझ जाइए कि is there an increase which the government is claiming 9.52%, or there is a decrease? राइट। Because your purchasing power parity, जिसके ऊपर आपका पूरा कैपिटल बजट को मैं खास तौर पे फोकस में रखूंगा, योर परचेजिंग पावर योर पैरिटी हैज कम डाउन। राइट। तो और कैपिटल में भी अगर आपको खाली 8,000 करोड़ की आपको बढ़त मिली, और अगर आप ये सब जो मैं आपको फिगर्स आपको बता रहा हूं, तो वो तो नेगेटिव में चला गया आपका कैपिटल का बजट। तो पहली चीज ये है कि आपको जो, और 1.8 को भी आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसमें जो R&D का एलिमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एलिमेंट है, अगर मैं इसको निकाल दूं, तो आपके पास खर्च करने के लिए खाली 1.48 लाख करोड़। दैट इज योर मनी विच यू कैन स्पेंड नॉट ओनली ऑन मॉडर्नाइजेशन। This budget will also include carry over projects. कैरी ओवर का मतलब है कि पिछले साल Right. आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और आपने उसको बजट में आपको जितना अलॉट किया पिछले साल, आपको अगले साल भी उसको अलॉट करना पड़ेगा, जब तक वो इक्विपमेंट हमारे पास पहुंचेगा नहीं। जैसे कि S-400 है, जो पूरी तरीके से वो हमारे पास नहीं पहुंचे, तो उसकी बजटरी एलोकेशन हर एक साल होती है। राइट। तो मॉडर्नाइजेशन के लिए आपके पास कितना पैसा बचा? आई वांट टू पोज दैट क्वेश्चन। और मैं इसको रिलेट करूंगा, आपका लास्ट ईयर आपकी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, आपने सुना होगा, वो एक बॉडी है जो मॉडर्नाइजेशन के प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करती है। राइट। तो पिछली बार 3 बार वो बॉडी अपनी बैठी है, फरवरी में, सितंबर में और दिसंबर में। और जो तीनों बार इसको बैठी है और जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, दैट इज इक्वल टू 2.5 लाख करोड़। नाउ you have only 1.48 with you. You have approved projects worth 2.5, so already you are short by 1 lakh crores. राइट। और अगर इसमें से मैं कैरी ओवर को भी निकाल दूं, तो आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है अपनी नई चीजें खरीदने के लिए। और आप क्या खरीदना चाहते हैं? आपके पास MQ-9 भी ड्रोन्स के लिए 31,000 करोड़ आपको चाहिए। सुखोई 30 आपने 12 एयरक्राफ्ट रशिया से लेने हैं। वो आपके जो एक्सीडेंट्स हुए हैं, ये वो यू फ्रेश एक्विजिशन नहीं है कि आप अपने स्क्वाड्रन पूरे कर रहे हैं अभी। राइट। एयर कमांडर साहब जो इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे। ये वो एयरक्राफ्ट है जिसका एक्सीडेंट्स हुआ है और आप इनको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। 26,000 करोड़ इज द एक्सपेंडिचर।
हम्म, 240 आपके सुखोई 30 के आप एरो इंजन ले रहे हैं बिकॉज आप अपनी एग्जिस्टिंग फ्लीट को आप अपग्रेड करना चाहते हैं। तो ध्रुव एक जो आपका ध्रुव हेलीकॉप्टर है 25 आपने अप्रूव किए हैं जिसके लिए आपको 8,000 करोड़ आपको पैसा चाहिए और बाकी मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है पर मैं राइट, इसको बताना नहीं चाहता यहाँ पे बिकॉज जब आपके पास इतने मेजर एक्सपेंडिचर्स आपके पास होने पर आपके पास पैसा नहीं है आपने उसको बजट नहीं किया हुआ इसका मतलब कि आपका मॉडर्नाइजेशन प्लान आपने नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड अपना कर दिया कि इस साल हम इतना ही खरीद सकते हैं इससे ज्यादा नहीं खरीद एंड माय लास्ट पॉइंट इज ऑन द रेवेन्यू बजट अब लोग बोलते हैं कि रेवेन्यू बजट आपने बढ़ा दिया क्यों बढ़ाया जो इसकी आपके पास रीजंस होने चाहिए बिकॉज आपका रेवेन्यू बजट इज 3.11 लाख करोड़ और वो तकरीबन 45% है आपके बजट का और आपने क्यों बढ़ाया क्योंकि आपने पूरे बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट कर रखी है आपकी फोर्सेस हवाई जहाज आपके फ्लाइट यू कर रहे हैं उनको एक फ्लाइंग आवर्स अपने पूरे करने ऑपरेशनल फ्लाइंग हो रही है और आपके कॉन्वॉय की मूवमेंट्स हो रही है आपके जो हाई ऑल्टीट्यूड में आपने 50,000 से ज्यादा अपने ट्रूप्स को मेंटेन करना है आप जानते हैं एक दिन का कितना खर्चा है इसको वहां पे ट्रूप्स को मेंटेन करने करोड़ों में जाता है तो ये पैसा कहां से आएगा आपको एमुनिशन चाहिए डेफिशिएंसी एमुनिशन की पूरी करनी है तो ये भी रेवेन्यू बजट से आएगा और आपका बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना रहे हैं वो भी रेवेन्यू बजट से आएगा वो कैपिटल से नहीं आएगा तो बॉर्डर रोड्स को भी आपने तकरीबन 7,100 करोड़ दिया है आपने ज्यादा नहीं बढ़ाया 6,500 करोड़ से आपके 7,100 बिकॉज मैंने एक अपना आर्टिकल लिखा था इकोनॉमिक टाइम्स में उसमें मैंने ये स्ट्रेस किया था कि ये जो रेवेन्यू बजट है और खास तौर पे बॉर्डर रोड्स को तो मिनिमम आपको 9,000 या 10,000 करोड़ आपको देना चाहिए बिकॉज जिस तरीके से चाइना अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है और जिस स्पीड से कर रहा है भारत को भी एक अपनी जो स्पीड उसके लिए उसको बढ़ानी है और इसीलिए स्पीड अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप रोड्स भी कंस्ट्रक्ट करने आपको टनल्स भी आपने कंस्ट्रक्ट करने हेलीपैड्स बनाने आपने आपने अपने एयरफील्ड्स को अपग्रेड करना है नई एयरफील्ड्स बनेगी तो ये सब आपके पास पैसा कहां से आए तो ये मेरे एरियाज हैं जो मैंने मोटे मोटे एरियाज यू हाईलाइट की और भी बहुत सारे एरियाज है बट उसमें हम अपना वक्त नहीं जाया करना चाहते हमको अपना फोकस रखना है हमारा कैपिटल और हमारा रेवेन्यू जैसे आपने बताया कि 4 मेजर एरिया पेंशन को आप कुछ नहीं कर सकते आपका पेंशन का बजट हर एक साल बढ़ेगा और इस साल भी बढ़ा है 1.7 आया है 1.48 था पिछले साल या 1.42 था तो आपका पेंशन का बजट बढ़ता रहेगा क्योंकि आपके 60,000 लोग हर एक साल रिटायर होते हैं तो वो आपके पेंशन में जाएंगे तो यू हैव टू अंडरस्टैंड और इसको देश को भी समझना चाहिए कि पेंशन का बजट आपको देना पड़ेगा और मेरा लास्ट पॉइंट है रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट की जैसे चाइना भी अपना बजट अपना बनाता है पेंशन को इस बजट में मत शामिल कीजिए बिकॉज पेंशन को आप जैसे ही उसको शामिल करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि डिफेंस को बहुत पैसा मिल गया ऑर्गेनाइजेशन के लिए 6.81 लाख अरे भाई उसमें से आपका 1.7 तो आपका पेंशन ही खा गई राइट तो बचा ओनली 5.1 लाख करोड़ और उसमें अगर आपने इसको रेवेन्यू का जो आपका एक्सपेंडिचर क्योंकि आपकी 11 लाख की फौज है 11 लाख की फौज को मेंटेन करने के लिए भी तो आपको पैसा चाहिए अगर आपको अपने देश को
सुरक्षित रखना है। और लास्ट पॉइंट मेरा यहाँ पे ये है, मैं अपनी आर्गुमेंट खत्म करना चाहता हूँ। लास्ट पॉइंट ये है कि इफ यू वांट पीस यू हैव टू इन्वेस्ट इन वॉर। राइट। लड़ाई की आपको अपनी ताकत रखनी है। आप एक आज की डेट में जो आपके पास है वो आप अपने देश की सुरक्षा ही कर सकते हो। आप एक ऑफेंसिव पोस्चर पे नहीं जा सकते क्योंकि वो कैपेबिलिटी आज आपके पास नहीं है। जब आपके एब्सोल्युटली। पास उस तरीके का इक्विपमेंट आ जाएगा और ऐसी कैपेबिलिटी, हम बातें अपने करते हैं कि हम पीओके को ले लेंगे। पीओके को कैसे लेंगे आप? बिकॉज़ आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है और उस कैपेबिलिटी के लिए पैसा चाहिए। पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान और चाइना का अगर आप यू एक्सपेंडिचर आप इसको लास्ट ईयर से इस ईयर अगर का कंपेयर करें तो पाकिस्तान ने अपना बजट 17% बढ़ाया है। चाइना ने अपना डिफेंस बजट 17.5% बढ़ाया है। और आपका जो आपको मैंने अभी आंकड़े दिए हैं, आपका बजट वो आपका माइनस में गया है। आपका कोई इंक्रीज नहीं हुआ। सो आर वी going to take some lessons from the adversaries? Because you see, वो दोनों मिलकर तैयारी कर रहे हैं यू नो आपको घेरने के लिए, और दोनों अपना बजट बढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या इंडिकेशन मिल रही है कि आर दे प्रिपेयरिंग फॉर वॉर और आर दे प्रिपेयरिंग फॉर पीस? दे आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। और राइट। वो अपना उसको बजट अगर वो अपना बढ़ा सकते हैं तो हम क्यों नहीं बढ़ा सकते? और ऑलवेज रिमेंबर, देश की सरहदें सेफ नहीं होंगी, आपके पास डेटरेंस नहीं रहेगा। डेटरेंस का मतलब है कि दुश्मन आपसे डरेगा नहीं। बिल्कुल। जब बराबर। आप डिफेंस पे पैसा नहीं खर्च करेंगे, और अगर वो डरेगा नहीं तो वो आपके ऊपर हमला करेगा। और अगर आपके ऊपर हमला करेगा, द कॉस्ट ऑफ deterrence is much less than the cost of war. एब्सोल्युटली। राइट। एब्सोल्युटली। डेटरेंस पे अगर आप अभी पैसा नहीं इसको खर्च अपना करना चाहते, कल अगर लड़ाई होगी उस पे आपकी पूरी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। राइट। यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड आई थिंक कुछ फोरम्स में हमको ये चीजें और इसको लेके आनी पड़ेगी और इसको बढ़ावा देना पड़ेगा, सो दैट ये चीज गवर्नमेंट के कानों तक पहुंचे कि what you have given to defense is not enough. Actually कभी भी enough नहीं होगा, but at least इतना तो दीजिए कि हमारे फोर्सेस अपने आप को मॉडर्नाइज कर सकें। थैंक यू राम। एब्सोल्युटली सर, मैं अगर इसी बात को लेकर सर मैं एसपी सिंह सर आपके पास आऊं, तो हमारे जो एयर चीफ हैं उन्होंने एक बार पहले भी बोला था और अभी भी उन्होंने बोला कि हमारे पास जहाज ही नहीं होंगे तो फिर हम फाइट कैसे करेंगे? बिल्कुल। देखिए, पहले एयर चीफ की बात कर लेते हैं। जो एयर चीफ ने बोला है वो उन्होंने आज के लिए नहीं बोला। राइट। देखिए, हमें तकरीबन जो है एलसीए को प्रोजेक्ट को चलाते हुए, मतलब जब एलसीए के कंसेप्शन से छोड़ दिए, जब एलसीए का प्रोग्राम शुरू किया गया तो करीब 26 साल हो गए। प्रोग्राम तो 40 साल पहले कंसीव किया गया था, 40 साल हो चुके हैं इस प्रोग्राम को। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट बोली। उन्होंने बोला कि इस 40 साल में मेरे को 40 एलसीए नहीं मिले। सोचिए हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी क्या है। मतलब हम पर ईयर एक नहीं प्रोड्यूस कर, वो एक स्टेटमेंट है, लेकिन मेन इशू है कि हमने जब एलसीए प्रोग्राम शुरू किया, हमने बड़ी अच्छी सोच के साथ किया कि हम अपने देश में इंडिजिनस बनाना चाहते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके आधी से कम कॉस्ट में आप अपना बना सकते हैं, और अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने इनोवेशन से आप जो भी मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसकी कॉस्ट भी कम होगी, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आपको कम समय लगेगा, अपने अकाउंट हैं, अपने स्पेस होंगे, आपकी इंडस्ट्री डेवलप होगी, आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। जब आप अपनी इंडिजिनियस डेवलपमेंट करेंगे तो आपकी कंट्री में इंडस्ट्रीज लगेंगी, उसके लिए हर पार्ट के लिए। एक अकाउंट के अंदर
मतलब जो है करीब क्लोज टू 18,000 मूविंग पार्ट्स होते हैं, हर चीज का अलग अलग प्रोडक्शन है, इतनी ज्यादा फैक्ट्रियां लगेंगी, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, तो आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो इसको बनाने में हमें ही फायदा था। लेकिन HCL ने जो हमारा जो मेन एक प्रोड्यूसिंग जो है इंडस्ट्री है और करने के लिए उन्होंने अपने इतना ड्रैग किया कि आज हम इस स्टेज में आ गए हैं कि अभी भी हम LCA को पूरी तरह से उसकी 2 क्वार्टर नहीं पूरी बना पाए। तो ये जो है हमारे यहाँ जो सिस्टम है जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व है, जिसमें हमारी जो वर्क कल्चर है, उन्होंने आज जो कल है एयर चीफ ने फ्लाइंग के बाद उन्होंने HCL के जो चीफ थे उनसे आगे बोला, उन्होंने बोला कि HCL अभी तक मिशन मोड में नहीं आया है। आप समझते हैं मिशन मोड कि मतलब मुझे करना है, काम करके दिखाना है और करना है, वो मिशन मोड में। वो कह रहे हैं अभी हो जाएगा, चल जाएगा। तो ये जो मेंटालिटी है अपने इंडियन डेवलपमेंट की, ये हमारे को पीछे बड़ा धकेल दी। दूसरा कारण जो हमारे जो बजट एलोकेशन जिसे हम बोलते हैं वो शुरू से थोड़ी कम रही है, क्योंकि हमारी वेलफेयर एक्टिविटीज रिक्वायरमेंट हमेशा से ज्यादा रही है। हमारा देश जो है वेलफेयर ओरिएंटेशन देश है, तो उस देश अपनी थ्रेट को देखते हुए हमने एक लिमिटेड डिफेंस बजट रखा। उसके कारण ना तो हम पूरी प्रोक्योरमेंट कर पाए, ना हम पूरी डेवलपमेंट कर पाए। तो ये जो डिफरेंस है ये बढ़ता चला गया। अब सोचिए चाइना ने जो किया, जो अभी जनरल कोच से बताए थे, चाइना ने करीब 1998 में 1998 में उन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन एयर प्रोडक्शन और नेवल प्रोडक्शन को उसके लिए व्हाइट पेपर था शुरू कर दिया। 2002 से आज उस बात को 22 साल हो गए। आप देखिए चाइना कहां से कहां पहुंचे। लेकिन हमने 2002 में जब उन्होंने अपनी प्रोडक्शन रैंप अप करी एयर की, एयरक्राफ्ट की, एयर सिस्टम्स की, नेवी की, हमने उसमें शुरू भी नहीं करी। एक LC का प्रोग्राम हमारा बस था जो चलता रहा धीरे धीरे। उस 22 साल में वो इतना डिफरेंशियल हो गया अभी कि उसको कवर अप करने के लिए आपको बहुत ज्यादा बड़ा बजट चाहिए, शायद अपने पूरे देश का बजट ही उसमें खप जाएगा। तो अब हम उस डिफरेंशियल को क्लोज इन नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल हमारे लिए, जो हमसे काफी आगे निकल चुका है। तो इस लास्ट दशक में भी जब गवर्नमेंट ने अपना शुरू किया प्लान जो है, तो उनके सामने बड़ी सारी चुनौतियां थी। उन्होंने वेलफेयर के लिए भी उन्होंने बड़ा कुछ किया, देश के अंदर सड़कें बनी, हाईवेज बने, सब कुछ बना, लेकिन साथ साथ जो है बॉर्डर की तरफ जो डेवलपमेंट थोड़ा थोड़ा इंक्रीज किया गया। अब समय आ गया है कि इस वेलफेयर में जितना हो चुका 10 साल में हो चुका, अब अगले एटलीस्ट 10 साल में डिफेंस की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए, नहीं तो गैप इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि हम उसको पार नहीं पाएंगे। इसी गैप को कवर करने के लिए एयर चीफ ने स्टेटमेंट जो आपने बोला, इसके लिए उन्होंने बोला कि अगर हम अपनी प्राइवेट इंडस्ट्रीज को इसमें नहीं लगाएंगे, उनको मोटिवेट नहीं करेंगे, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हम कभी भी ये चुनौतियों को काबू नहीं पा पाए, हम हो ही नहीं पाएगा। आपको प्राइवेट प्लेयर्स लाने पड़ेंगे, उनको इंसेंटिव देने पड़ेंगे, उनको सेटअप के लिए कुछ टैक्स रिबेट्स देनी पड़ेगी ताकि वो इसमें आए, और उनको प्रमोट करने के लिए आपको बड़ी सारी सुविधाएं देनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट जब इसमें फोकस करेगी तब हमारी जो आर्म्स इंडस्ट्री है, इको इंडस्ट्री है या वेपन इंडस्ट्री है, वो सब डेवलप हो पाएंगी। और जब कंपटीशन आएगा HCL को भी लगेगा अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, तो अपने आप ही वो जो चीफ ने बोला मिशन मोड में आ जाइए, तो अपने आप वो मिशन मोड में आ जाए। उसी से हमारा ये हम प्रोग्रेस कर पाए। तो अगले 10 साल के लिए एटलीस्ट कम से कम अगर हम शुरू करें तो इसमें जाके हमें फायदा हो सकता है, नहीं तो हम इसी तरह से घिरे रहेंगे, हम कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। और जैसा जनरल कोच ने कहा कि ये गैप बहुत ज्यादा है, ये गैप बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। तो कम करने का तरीका यही है जो एयर चीफ ने बोला है, एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा जो आप बोल रहे मॉडर्नाइजेशन, जैसे जनरल साहब ने बताया, बिल्कुल सही जनरल कोच ने बताया कि आपके मॉडर्नाइजेशन के लिए आप पैसे लाएंगे कहां से, जो आपका पिछला ही जो कमिटमेंट है वो खत्म नहीं हो रही। आपने कमिटमेंट इतनी ज्यादा की है लेकिन आपका बजट नहीं है उसके लिए। तो आपको ये सब देखना पड़ेगा, इससे एक बैलेंस ड्रॉ करना पड़ेगा। बैलेंस के लिए आपने 10 साल बहुत सारी वेलफेयर की चीजें करी हैं, अब शायद देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि वेलफेयर को थोड़ा पीछे कर दे, थोड़ा रुके। ये इसमें पूरे देश को, जब हम कहते हैं होल ऑफ नेशन अप्रोच, एक होल ऑफ नेशन अप्रोच। अगर आप डिफेंस, ये नहीं कि सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का काम है या सिर्फ पॉलिटिशियन का काम है या डिफेंस मिनिस्टर का काम है, ये पूरे देश का है। जब अटैक होगा तो पूरे देश पे अटैक होगा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से नहीं होगा, पूरे देश में होगा। पूरी इकोनॉमी जब पूरे देश की डगमगाएगी और फिर सबको जो मुश्किलें आएंगी, तो उस मुश्किल से जैसा जनरल कोच ने कहा
एक डेटरेंस क्रिएट करने के लिए देश के लोगों को भी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हमारे देखिए हर डिपार्टमेंट, हर इंसान, आज हमारा देशवासी सिर्फ ये डिमांड है, मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। ये जो मेरा, मेरी रिक्वायरमेंट है, वो देश से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये हमारी देश Absolutely. की पूरी 140 करोड़ लोगों को समझना पड़ेगा। Absolutely. आपको अपने अपने घर में कटौती करनी पड़ेगी। जो आपके पास है उसमें जीना सीखना पड़ेगा। अपनी आकांक्षा को थोड़ा Absolutely. कंट्रोल करना पड़ेगा, और यही गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। जो इतनी ज्यादा जो हमारे जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट है, वो रनवे, हाईवे दनादन बनाए जा रहे हैं, बिल्कुल बनाइए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द बॉर्डर। आप बराबर, क्लियर को बिल्कुल सही। सपोर्ट करिए वहां ज्यादा, जहां ज्यादा जरूरी है। यहाँ अगर 5 साल बाद भी बने तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन वहां अगर 5 दिन बाद बनी तो बड़ा फर्क पड़ेगा। तो बड़ा ये फर्क पड़ेगा। जो है, ये बैलेंस जो है, Right. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये मिनिस्ट्री को, सारी मिनिस्ट्री को समझना पड़ेगा। इसके ऊपर डिस्कशन करके एक फोकस वे में, एक मिशन मोड में, हम अगर अपने देश को एक डिफेंसिव देश बनाना चाहते हैं जो कम केपेबल है, तो ये सबको मिलकर करना पड़ेगा। राइट और सबका सर, मैं राइट सॉरी सर, मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया। राइट, क्योंकि राजन सर के का एक दूसरा कॉल है, तो मैं एक क्वेश्चन को लेके उनके पास आऊंगा, फिर वी विल अलाउ हिम टू लीव। सर, अभी पीएम मोदी की यूएस में जो विजिट अभी जो आज से स्टार्ट हुई है 12 तारीख से, उसके अंदर ये भी एक खबर आ रही है कि वो कुछ हंड्रेड्स ऑफ कॉम्बैट व्हीकल ले सकते हैं जो एंटी टैंक एक्सप्लोजर वाले हैं। वो क्या ये सही है, और ये सही है तो फिर ये कितना इंपॉर्टेंट होगा हमारी आर्मी के लिए? देखिए, आप बात कर रहे हैं स्ट्राइकर व्हीकल की, वो एक राइट, स्ट्राइकर व्हीकल है, और वो व्हीकल का जो यूजर ट्रायल ऑलरेडी हो चुका है इंडिया में, ओके, और बहुत सक्सेसफुल गया है वो ट्रायल, तो उसको इंडियन ओके, आर्मी ने एक्सेप्ट किया है। ओके, तो मुझे ये ऐसा लग रहा है कि इस विजिट में उसका एक जो भी ट्रेड और जो एग्रीमेंट होनी है, वो एक फाइनलाइजेशन की तरफ आगे जाएगी। और ओके, दूसरा, आपने देखा है कि अ, हम्म, ये जो मिसाइल्स हैं, जो इसको यूक्रेन में इस्तेमाल हुई थी, तो एंटी टैंक इस मिसाइल है, वो जैवलिन का भी यूजर ट्रायल इंडिया में हुए थे, और अभी कुछ मॉडिफिकेशंस हमने मांगी है जैवलिन के ऊपर। तो ओके, जो उसका री यूजर ट्रायल्स हो रहे हैं, दोबारा से हो रहे हैं ट्रायल्स। तो ओके, जैवलिन का मिसाइल सिस्टम भी अमेरिका से आएगा। बट 2 इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जो आप एयर कमांडर साहब से पूछना जी, जी, जरूर। मेरे जाने के बाद। एक है कि जो जेट एयर इंजन का जो 404 और 414 की बात है, वहां पे क्यों रुकावट आई हुई है? वहां पे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमको यूनाइटेड स्टेट्स देने से क्यों इनकार करे? और उसको बोलता है कि आपको 80% ही देंगे, आप इसका दूसरा नहीं देंगे। और अभी ये फ्रांस से प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी इसका विजिट था, फ्रांस ने आपको बोला है कि हम जो 100%। सैफ्रॉन कंपनी है उनकी, जो इसको मैन्युफैक्चर करती है जेट एयर इंजन, तो उसने बोला है कि हम आपको 100% देंगे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, यस, आप हमसे ले लीजिए, और हम आपको एक फास्टर टाइम फ्रेम में देंगे। यूनाइटेड स्टेट, देखिए एलसीए में, मार्क 1 अल्फा में ये इंजन्स लगते हैं, और उसकी वजह से आपका एलसीए प्रोजेक्ट आपका डिले हो रहा है, क्योंकि इंजन्स नहीं मिल रहे हैं हमको यूनाइटेड स्टेट से, बिकॉज़ हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है इंजन्स बनाने की। राइट, और आप MQ-9 भी ड्रोन तो आप उसको ले ही रहे हैं उसको यूनाइटेड स्टेट्स से, तो वो डील भी आपकी फाइनल हो जाएगी इस विजिट में। और एक ट्रेड ऑफ होने वाला है, देखिए एलोन मस्क से भी मिल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, और मस्क के पास 2 एजेंडास हैं जो उसको, मोदी जी को शायद एक्सेप्ट करने पड़ जाए। और एक है टेस्ला, और एक है हार्ली डेविडसन। ये 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो इंडिया में बंद हो गई, और ओके, राइट, इसको दोबारा से शुरू करने के लिए विद
रिड्यूस टैरिफ, जो हार्ले डेविडसन का भी अमेरिका के जो ट्रम्प ने बोला था कि इंडिया इज टैरिफ किंग। क्यों बोला था? बिकॉज ऑफ हार्ले डेविडसन। तो अभी सिंस एलोन मस्क इज द राइट हैंड ऑफ ट्रम्प राइट नाउ, तो वो आई थिंक जो उसको मस्क है इसको आगे लेके जाएगा, क्योंकि इंडिया, आप इसको देखिए, टाइमिंग देखिए, विजिट से 3 दिन पहले स्टील और एल्यूमिनियम का जो इंपोर्ट है वो आपका 25% बढ़ा दिया है। तो इसका ये मतलब है कि जितनी भी स्टील इंडस्ट्रीज हैं आपके भारत में, वो उनका स्टील महंगा हो जाएगा, और जो इंडस्ट्रीज यूएस को दे रही हैं वो भारत में स्टील की डंपिंग करना शुरू कर देंगे, कि बिकॉज जब अगर हम इसको इंपोर्ट करते हैं और हमको सस्ता मिल रहा है, तो हम अपने डोमेस्टिक मार्केट से खरीदना बंद कर देंगे, और उससे हमारी ये डोमेस्टिक मार्केट अफेक्ट होगी। तो इसके ऊपर भी एक उम्मीद जाहिर की जा रही है कि भारत को शायद एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, कम कर दिया जाए ये जो एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी है, और काफी इस तरीके के ट्रेड ऑफ्स होने वाले हैं। और बट मैं उम्मीद ये रख रहा हूं कि जिस तरीके से ट्रम्प और मोदी की एक केमिस्ट्री है, एक सिनर्जी है, और जिस तरीके से भारत इज indispensable for America to counter China, because अगर आपको इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करना है, और अगर आपको इंडियन ओशन में उसको काउंटर करना है, तो आपको भारत की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए ट्रम्प भारत के साथ, आप इसको देखेंगे, बहुत ही मजबूत रिलेशनशिप रखना चाहेंगे, और जितने भी कंसेशन एक दूसरे को देने पड़ेंगे, आई थिंक भारत को भी कंसेशन देना पड़ेगा और ट्रम्प को भी देना पड़ेगा। सो इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द कंट्रीज। तो इसको मेरा ये इस पे टेक है। थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द प्रोग्राम, एंड थैंक यू सर। गुड इवनिंग टू एयर स्पीकिंग सर एंड महेश जी। जय हिंद। तो एक्चुअली मुझे सिंह साहब इसका थोड़ा सा आइडिया है टैरिफ की हिस्ट्री का, एंड टू बी ऑनेस्ट ट्रम्प इज राइट ऑन दैट। हम लोगों ने वाकई में टैरिफ को अब्यूज किया है। क्या आप जानते हैं कि भारत में, पूरे एशिया पैसिफिक में जो एवरेज टैरिफ है जो लगाया जाता है, जो दुनिया के जो तमाम एशिया पैसिफिक के जो देश हैं वो लगाते हैं अमेरिकन इंपोर्ट पर, वो है लगभग 3% का। दैट्स ऑन द हायर साइड। मतलब 1% से 3% तक जापान है वो 1% लगाता है, बाकी लोग 3% करीब अमेरिकन इंपोर्ट पर टैक्स लगाते हैं। आप यकीन करेंगे हम कितना लगाते हैं? हम 3 से 100% तक लगाते हैं। और उसके बावजूद अमेरिका से हमारा ट्रेड बढ़ रहा है। हार्ले डेविडसन यहाँ बंद इसलिए हुआ कि हम उस पर 100% टैरिफ लगा रहे हैं। तो मैं तो ये सोच के हैरान होता हूँ सिंह साहब कि it took Trump to actually talk about it, and why didn't any American president talk about it beforehand? I mean, because had I been an American president, I would have been shouting about it from the rooftop for a very long time. So it's there are issues which Trump is raising and which I find, honestly speaking, pretty justified. बिल्कुल। तो एंड हमको अच्छा खासा इनमें गिवन करना पड़ेगा। और अगर आप गवर्नमेंट का एटीट्यूड देखें तो दे सीम टू बी वेरी विलिंग। आप जयशंकर जी की विजिट से लेकर और अब तक जो कुछ भी चल रहा है, तो राजन साहब इंडिकेटेड अबाउट इट कि भाई बातें माननी पड़ेंगी। क्यों नहीं माननी चाहिए? You have to, and why not? If they're genuine, you should agree. Absolutely, I agree with you. Absolutely. And moreover, the business is something which is always bilateral, and you have to, you give some and to gain some. Yeah. That is how the business works. किसी भी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, किसी भी एक कार्ड की प्रोक्योरमेंट में कम से कम 5 से 7 साल लगते हैं, 5 to 7 years। अब पहले आप RFI भेजेंगे, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, फिर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेजेंगे, फिर लोग उसको जो आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन से वेंडर है, कौन सी कंट्रीज है, वो अपने एक की डिटेल आपको भेजेंगे। फिर उसके बाद आप शुरू करेंगे सारे टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन, आप शॉर्टलिस्ट करें, टेक इवैल्यूएशन,
टेक्नोलॉजी वाले इसमें आपको कहाँ जाना है, आपको लेह में चेक करना है विंटर में, आपको समर्स में चेक करना है राजस्थान में, तो जैसलमेर 6 महीने के में। बाद तो ऐसे ही आ गया आपका कि आपको ये अलग अलग जगह, आपको रेंज में चेक करना है अरुणाचल में, और आपको सॉल्ट डिपॉजिटरी एरिया करना है साउथ में या वेस्ट में जाके सी बेड के पास। तो आपको ये 4 तरह के ट्रायल अपनी कंट्री की ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से आपको चारों ट्रायल करने हैं, और एक्सट्रीम वेदर में करने हैं। आपको एक्सट्रीम विंटर में लेह का करना है ट्रायल, एक्सट्रीम समर में आपको राजस्थान का करना है, तो यू हैव टू वेट फॉर दैट मंथ। तो आपके ट्रायल्स में ही आपके 1.5-2 साल निकल जाएंगे। उसके बाद फिर वो आपकी बिड होगी, फिर वो फाइनेंशियल बिड होगी, फाइनेंशियल बिड में फिर वो आगे पीछे होगा, फिर एक L1 बनेगा, उस L1 के साथ फिर वो कंप्रोमाइज। तो ये करते करते 5 से 7 साल लगते हैं आपके प्रोसेस को करने में। फिर आप पेमेंट शुरू करेंगे आना, फिर प्रोडक्शन, उसके बाद प्रोडक्शन शुरू होगी। तो जब तक वो एक प्रोड्यूस हो शुरू होगा आपके आएगा तो 10 साल लग जाएंगे। मतलब आई एम टेलिंग यू, रफाल में यही हुआ। रफाल में प्रीवियस गवर्नमेंट ने जब उसने ये रफाल प्रोग्राम जो शुरू हुआ था, तो हमारे प्रोग्राम जो 2013 तक खत्म हो जाना चाहिए। 2003 में हमने रफाल के लिए शुरू किया था, तो 10 साल में रफाल आए नहीं। उसके बाद 2008 में जब सब कुछ हो गया, रफाल फाइनलाइज हो गया, सारे टेस्ट हो गए, सब कुछ हो गया, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं अब हमारे पास पैसा नहीं है। तो 2008 में आके 2009 में आके उन्होंने बोले पैसे नहीं है। अब वो, क्योंकि उनको ये था कि कोई इसके बाद कोई बहुत बड़ा स्कैम ना निकल जाए, एक्चुअली मेन रीजन ये था। वो एक जो डर जो जनरल कोचर बता रहे थे, उसमें अब ये आपको हर कोई ड्रैग करता है अपने फीट, कोई साइन नहीं करना चाहते सब है। उसके करते 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 वो 2013 आ गया, गवर्नमेंट चेंज हो गई, फिर जाके एमएनसी वे में जो प्रेजेंट पीएम है उन्होंने जाके 36 रफाल मतलब एक अर्जेंट गवर्नमेंट डील में लाए। जो गवर्नमेंट डील इन्होंने करी, वो गवर्नमेंट डील पहले भी हो सकती थी, क्यों नहीं? क्योंकि G2G डील में आपको फिर कोई वेंडर नहीं है ना, आपको डर नहीं है। तो यही अगर 10 साल पहले होती तो हमारे रफाल कब के आ चुके होते। बिल्कुल। और ये जो डिले, बिकॉज वो पैसा अब जो रफाल को प्रोक्योर करना था वो पैसा यूज नहीं हुआ, वो पैसा किसी और वेलफेयर स्कीम में चला गया। अगर वो होता तो आज ये इतना बड़ा बर्डन डिफेंस उस पर नहीं आता। हमने समय रहते वो पैसा खर्च नहीं किया, हमने किसी और चीज पे खर्च कर दिया। उसके कारण जो है हमें इतना ज्यादा माउंट हो गया प्रेशर कि हमें सारी चीजें खरीदनी है, उतना पैसा नहीं है। इंजन की बात जो करी मैं उस पर बताता हूँ। राइट, इंजन की बात। ये इंजन क्या हमारे पास कोई इंजन बनाने, हमने कोशिश की थी कावेरी इंजन बनाने की, जो फेल हो गया। कावेरी इंजन बना, लेकिन उसकी जो हमें थ्रस्ट चाहिए था, जो पावर चाहिए थी, उससे काफी कम वैल्यू का बना, उससे ज्यादा थ्रस्ट हम बना ही नहीं पाए। तो वो ट्रायल, अब वो देखिए वो कावेरी इंजन जो है वो ड्रोन में यूज हो रहा है। आप सोचिए जो फाइटर का ड्रोन था, फाइटर का इंजन था, वो ड्रोन में यूज होगा, तो उसकी वैल्यू आप समझ सकते हैं। तो हमें फिर उसमें बाहर से इंजन खरीदने पड़े। तो जो इंजन आइडेंटिफाई किया गया वो F400 जी का F404 था, जो LCA Mark 1 के लिए सूटेबल पाया गया। उसकी जो थ्रस्ट है वो करीब 75 to 80 किलो न्यूटन टन है, जो जेन्युइन था। हमने वो लेने चुके, सप्लाई ऑर्डर साइन हुआ, सब कुछ हुआ, ये भी G2G डील हुई। उसमें जब बाइडन आ गए तो बाइडन की ओरिएंटेशन कुछ और थी, और उन्होंने देखा कि इंडिया जो एक उभरता देश है, तो उन्होंने हमें एक तरह से आर्म ट्विस्ट करना शुरू कर दिया, ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उन्होंने हमें जो अपना वो चाहते थे प्रपोजल, कि हम उनके साथ चाइना के अगेंस्ट जो एक ऑकस बनाया उन्होंने, आर्म जो ट्राइलेटरल एग्रीमेंट, उसके हम हिस्सा बन जाए। तो इंडिया ने अपना स्टैंड लिया कि हम चाइना के अगेंस्ट आर्म्ड असाइनमेंट में आपके एलाई नहीं बनेंगे। और उसके कारण उन्होंने हमारा जो जी को बोल दिया कि इनका जो इंजन है वो डिले कर। तो जी ने उसका हमें लेटर लिख दिया कि हमारे पास जो इंजन अभी मटेरियल नहीं है, हमारी इंजन प्रोडक्शन कम हो गई है, तो हम आपको धीरे धीरे सप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो 26A का इंजन आने थे, जो पहले डील फाइनलाइज हो रही है, जिसके हमने 25% पेमेंट भी कर चुके थे, वो उन्होंने डिले करने शुरू कर दिया। तो आप सोचिए साल में करीब 2 या 3 इंजन आ रहे थे, तो उसके कारण पूरे LC की प्रोडक्शन डिले हो गई। अब LC की प्रोडक्शन डिले हुई तो उसका जो बाहर के सारे पार्ट्स बनते हैं, जो एक को बनाने के लिए पार्ट्स बनते हैं, उसकी मोस्टली इंडस्ट्री इंडियन इंडस्ट्री थी। अब इंडियन इंडस्ट्री जो है इतना ज्यादा उसको प्रोडक्शन नहीं हो रही है, तो इंडस्ट्री में उनके लोग तो एम्प्लॉयड है, उनका पे पेंशन सब कुछ देना है। तो उनके पास एक बहुत बड़ा मुश्किल आ गई
कि अपने इंडस्ट्री को सस्टेन कैसे करें। तो जो उसके पार्ट्स बनने थे उसकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी धीरे धीरे बंद होनी शुरू हो गई। तो इसके कारण ओके। एक पूरा इकोसिस्टम जो था एलसीए का वो खत्म होना शुरू हो गया। और बाइडेन बार बार जो हमें प्रेशर डालते हैं कि हम इसका पार्ट बन जाए और जो हम उनसे सारे एकड़ खरीदें। और उधर साथ में उनका एक और एम था कि हम जो 114 MRFA डील हमने करी है, 114 जहाज लेने की फाइटर, उसमें हम F-16 लें। F-16 40 साल पुराना एकड़ है, हम क्यों लें उसको? हमें तो नया जहाज चाहिए। तो ये जो है प्रेशर जो यूएसए का था, ये हमारे इंडिया के बहुत अगेंस्ट था। अब जैसे ही ट्रम्प आए हैं, आप फर्क देखिए, ट्रम्प के आते ही सेम जी कंपनी उसने हमें 11 इंजन अभी परसों भेजे। अब कैसे इंजन आ गए सडनली? तो ये जो ये पॉलिटिकल गेम चल रहा था, इसके कारण बहुत बड़ा हमें नुकसान हुआ। हमारी जो डेवलपमेंट थी एकड़ की वो भी रुक गई। अब जो है ट्रम्प भी चाहते हैं कि उनके हम नए जो एकड़ वो खरीदें, लेकिन वो ऐसे फोर्स नहीं कर रहे जैसे बाइडेन हमें कर रहे थे। तो वो एक कॉम्पिटिशन में करना चाहते हैं, दैट्स ओके। उनका F-15E आएगा, वो एक बहुत अच्छा एकॉर्ड है, बहुत ही मॉडर्न एकॉर्ड है, मॉडर्न फैसिलिटीज है, तो वो हम टेस्ट कर सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन वो ये नहीं फोर्स करेंगे F-16 हो। तो नेक्स्ट जो था हमें चाहिए था इंजन, F-414, वो LCA Mark II के लिए चाहिए, क्योंकि हमें ज्यादा ताकत वाला इंजन चाहिए, क्योंकि तभी हम 4.5 जनरेशन पहुंच पाएंगे। तो वो इंजन मना कर दिया था जी ने। सेकेंडली, हम ये चाहते हैं कि जब आप हमें इंजन दें, हमें इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें। तो अब ये जो 114 एकड़ की डील है, उसमें हमने ये ऐड कर दिया है कि जो भी कंट्री हमें जो 114 डील देंगे, उसके लिए होगा कि वो हमें अपने इंजन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करें। ये एक आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम है, जो बड़ा अच्छा कदम है सोचा हुआ। तो अमेरिका ने हमें ये बोला कि जीप कंपनी जो है आपको इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी, पर सिर्फ 80%। और 80% हमारा काम नहीं बनेगा, हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे फिर से। और उधर साफरन कंपनी जो है फ्रांस की, वो हमें पूरी टेक्नोलॉजी 100% ट्रांसफर करने को तैयार है। और उसमें रफाल लेने से हमें फायदा है, बिकॉज रफाल हमारे पास ऑलरेडी है। देखिए, मैं एकड़ जो हम लेते हैं, मैं महेश जी को बताया था, जब हम कोई ऐसी एकड़ लेते हैं तो एकड़ के साथ उसका मेंटेनेंस सिस्टम, उसकी ट्रेनिंग, उसके वेपन, उसका नया लैब्स, सब कुछ आता है। तो जो एकड़ की कॉस्ट होती है, बाकी ये सारी जो कॉस्ट में हो सब उसमें ऐड होगी, तो एकड़ की कॉस्ट डबल हो जाएगी। अब रफाल के केस में क्या होगा? रफाल हमारे पास ऑलरेडी है, हमारे लोग ऑलरेडी ट्रेंड है, हमारे पास ऑलरेडी उसके हैंगर्स हैं, उसकी ब्लास्ट पेन है, उसके वेपन हमारे पास है, वेपन की लैब हमारे पास है, तो हमें कुछ नया नहीं लेना। और हमारी नेवी के पास भी आ रहे हैं। तो जो रफाल अगर आएंगे इस 114,000, तो उनकी इंडक्शन बड़ी जल्दी हो जाएगी, हम बड़ी जल्दी उनको इंडक्ट यूज कर पाएंगे। हमारे अपने ही पायलट आगे आने वाले पायलट को ट्रेन कर पाएंगे, मेंटेनेंस ऑलरेडी है हमारे पास, लैब्स हमारे पास ऑलरेडी है। तो एक जो 20 बिलियन जो डॉलर हमने रखे हैं इसके लिए, उसमें रफाल बड़े आराम से आ जाएंगे, 114 जहाज आ जाएंगे। अब अगर आप उसकी जगह F-35 लेना चाहते हैं या F-15E लेना चाहते हैं, तो नया जहाज, नई टेक्नोलॉजी, नए सिस्टम, नया मेंटेनेंस, नई ट्रेनिंग, सब कुछ लोग जाएंगे, उसके ट्रेनिंग का खर्चा, फिर आप सेटअप करेंगे उसके हैंगर, तो आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको शायद मुश्किल से 50 एयरक्राफ्ट नहीं ले पाएंगे। तो जो हमारी कॉन के एम है, वो फिर अधूरा रह जाएगा। तो बेस्ट होगा कि हम ऐसे जहाज ले जिसमें हमें ये सब फैसिलिटीज हो और जल्दी से इंडक्ट कर पाए। एक दूसरा जो कंपटीटर है वो Su-57 है, क्योंकि हमारे पास Su-30 का सारा सेटअप है, और Su-57 Su-30 में उनके सारे मेंटेनेंस में और लैब्स में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, ट्रेनिंग में भी ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये दो जहाज एक ऐसे बनते हैं जो इनके इंडक्शन से हमें कम पैसे में हम ज्यादा चीजें ले पाएंगे। तो ये बड़े सारे रीजन होते हैं जिसके कारण, तो जो इंजन की बात करते हैं, हमें इंजन के लिए इसलिए रुकना पड़ा कि लगाना, हम इंजन की डील यूएसए के साथ कर सकते थे ताकि हमारे इंजन आते रहे। दैट इज हाउ द होल इंजन प्रॉब्लम व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू एंड व्हाट इज द टेक आउट द इश्यूज एंड ऑल। देयर आर मल्टीपल इश्यूज, इट्स नॉट अ वेरी सिंपल स्ट्रेट प्रॉब्लम, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कि हम क्या लें, कैसे लें, कितना यूज कर पाएंगे, कैसे यूज कराएंगे, फ्यूचर में क्या चाहिए, बड़े सारे मल्टीपल है ना। विल आई कवर मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हियर। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस पूरी कॉन्वर्सेशन, इस पूरी चर्चा में आपका समय दिया और बड़ी ही डिटेलिंग के साथ में आपने बात करी, और राजन सर ने भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करी। सो आज के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
इन फ्यूचर फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जरूर मिलके आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।